want? Veggie. Are you gonna eat broccoli? Yeah. How will you eat the broccoli? No, not like that. I eat it broccoli. हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू दीप्स ऑल इन वन चैनल। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा आफ्टरनून से लेके इवनिंग तक का रूटीन और बहुत ही टेस्टी सी एक लंच रेसिपी। सबसे पहले आप सभी को एक बहुत बड़े वाला थैंक यू, इतनी सारी बेस्ट विशेस भेजने के लिए। और मेरी हेल्थ अब पहले से बहुत ज़्यादा अच्छी है। इतनी सारी होम रेमेडीज़ आप लोगों ने मुझे सजेस्ट करी, जिसमें से कुछ एक मैं ट्राई कर रही थी और सच में मेरी खांसी में काफ़ी आराम है। रही बात वीकनेस की, तो वो जाते जाते ही जाएगी, बट एट द मोमेंट आई एम फीलिंग मच मच बेटर एंड फीलिंग हैप्पी एज वेल। तो चलिए अब आ जाते हैं लंच रेसिपी की तरफ। तो आज मैं बनाने वाली हूँ साग, मक्की की रोटी और कस वाली सैलड। अब कस वाली सैलड क्या होती है ये आप आगे देखेंगे वीडियो में। तो साग के लिए मैंने ढेर सारा पालक लिया है, हम कॉस्को से लेकर आए थे, मैंने आपको दिखाया भी था। और इसमें ऐड करने वाली हूँ एक बड़ा सा फूल मैं ब्रोकली का, और साथ ही मैंने एक बड़ी वाली शलजम ली है, पील करके चॉप करके मैंने ऐड कर दी है। साथ ही मैंने इसमें 2 हरी मिर्चें ऐड करी हैं और इसके बाद हम प्रेशर कुकर की लिड लगा देंगे। 1 विसल में ये डन हो जाता है। जब आप परदेस में होते हो तो आपको वो सारी चीज़ें नहीं मिल पाती हैं जो देश में मिलती हैं, तो आपको जुगाड़ बैठाना पड़ता है। और टाइम के साथ एक्सपेरिमेंट कर कर के मैंने कुछ रेसिपीज़ में मास्टरी कर ली है, जो बिल्कुल आपको वही टेस्ट देती हैं जो ट्रेडिशनली आता है। तो अगर आपको सरसों नहीं मिलती है तो आप इस तरीके से साग ज़रूर ट्राई करना। अब आ जाते हैं कस वाली सैलड की तरफ। तो यहाँ पे मैंने एक अनियन ली है जिसको मैंने थिनली स्लाइस कर लिया है। इसके बाद मैंने यहाँ पे मूली ली है रेडिश, ये रेड वाली है। वाइट वाली हो आपके पास तो आप वो ले लेना। मेरे पास वाइट वाली थी बट आई हैव सेव्ड दैट वन फॉर मूली का पराठा। तो यहाँ पे मूली जो है उसको मैंने कस लिया है कद्दूकस में, और साथ ही मैंने एक छोटा सा टुकड़ा अदरक का भी लिया है, उसको भी मैंने कद्दूकस कर लिया है। और क्वांटिटी जो है ना, जितनी आपको प्याज लेनी है उतनी ही आपको मूली लेनी है। और ये जो रेड वाली मूली होती है ना, छोटी छोटी ये रेडिश, इनका जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा रहता है। थोड़ी सी तुरश सी होती हैं ये, और वाइट वाली के कंपैरिजन में सैलड में मुझे ये ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो अगर आपके यहाँ पे अवेलेबल है तो आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अदरवाइज़ वाइट वाली से तो आप बना ही सकते हैं। एक मैंने ये हरी मिर्च ली है यहाँ पे, ये बहुत ज़्यादा तीखी नहीं है, बाकी जितना तीखा आपको पसंद हो उस हिसाब से आप हरी मिर्च ले सकते हैं। इसको भी मैंने लेंथ वाइज बारीक चॉप करके ऐड किया है। थोड़ी सी सीजनिंग करेंगे, इसमें सॉल्ट ऐड किया है, ब्लैक पेपर डाली है, और इसके बाद इसमें जो है वो हम नींबू का रस ऐड करेंगे। और जब आप नींबू का रस इस तरह से फ्रेश इसके अंदर ऐड करें तो मेरी तरह ये पागलपंथी वाला काम ना करें। ये एक्चुअली पहले से ही यूज़ किया हुआ थोड़ा सा नींबू रखा हुआ था और मुझे लगा कि इसके सारे बीज निकल गए होंगे, लेकिन जैसे ही मैंने इसको निचोड़ा इसमें से इतने सारे बीज निकल के पड़े, तो फिर वो मुझे हाथ से उठाने पड़े। तो या तो आप जो टी स्ट्रेनर होता है उसमें को रस निकालें, या फिर अपने हाथ के ऊपर को भी कर लें, उससे भी जो है बीज ऊपर रह जाते हैं, रस नीचे निकल आते हैं। तो अब यहाँ पे नींबू का रस डालने के बाद ये बिल्कुल हमारी सैलड रेडी हो गई है मिक्स होके, और इसको हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे जब तक मैं बाकी के काम करूँगी। ये बहुत अच्छे से मैरिनेट हो जाएगी और ये बहुत अच्छी सैलड लगती है। और इसको आप फ्रिज में भी रख सकते हैं 2 से 3 दिनों के लिए, ये बिल्कुल सही रहती है। सुबह को अगर आप गोचनी की रोटी, मिस्सी रोटी या बाजरा की रोटी बना रहे हैं, ये उसके साथ भी बहुत बढ़िया जाती है। आप चाहें तो प्याज को स्किप कर सकते हैं, लेकिन हाँ, साग के साथ प्याज आप
ज़रूर ऐड करें। तो सैलेड हमारी डन हो गई है और इधर जो हमारा साग है वो भी बहुत अच्छे से पक गया है। ब्रोकली हुई, शलजम हुई, पालक हुई, इनको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है कि आप सीटी पे सीटी लगवाते रहें। 2-1 मिनट का प्रेशर है ना, स्टीम में भी ये कुक हो जाता है। और इवन तो जब मुझे लाइक पालक पनीर वगैरह बनाना होता है तो मैं पालक को ऐसे उबालती भी नहीं हूँ, उसको बस गर्म पानी में डिप कर देती हूँ और वो बहुत अच्छे से ब्लांच हो जाता है। बट क्योंकि आज ब्रोकली थी वो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेती है, इसलिए मैंने प्रेशर कुकर में डाला है। एंड इट विल बी काइंड ऑफ 1 पॉट साग, तो इसी के अंदर सारा काम हो जाएगा। इसके बाद अभी मैं मक्की का आटा लेकर आई हूँ और यहाँ पे मक्की का आटा और जो सूजी है ना वो ऑलमोस्ट सेम ही कलर की होती है। तो मैं एक बार सूंघ के देख लेती हूँ कि कहीं मैंने सूजी का डब्बा तो नहीं उठा लिया। तो मक्की का आटा लिया है यहाँ पे, और यहाँ पे अभी मैं डायरेक्टली ही इसमें आलन ऐड कर रही हूँ। इस तरह से जब आप आटा साग में डालते हैं उसको आलन देना बोलते हैं हमारे यहाँ लोकल लैंग्वेज। आई डोंट नो और जगह इसको क्या बोला जाता है। बाकी ट्रेडिशनली इसको पानी में घोल के और जब साग को आप पकाते हैं ना प्योरे करने के बाद, उसके बाद ऐड किया जाता है। बट मैं इसको यहीं पे कर रही हूँ, इससे ये बहुत स्मूथली ग्राइंड होता है और जो आपका साग है ना वो बहुत ही ज़्यादा थिक रहता है। अब यहाँ पे मुझे एक्चुअली हंसी आ गई थी जब मैंने लास्ट टाइम साग की रेसिपी शेयर करी थी, आई थिंक लास्ट विंटर में। तब मैंने ये कहा था कि कोई भी निकम्मा सा ग्राइंडर हो ना आप उससे इसको ग्राइंड कर लें। तो काफ़ी कमेंट आए थे कि दीपिका हमें बड़ी हंसी आई, किसी ने कहा अरे दीपिका तुम गाली दे रही हो। तो आई डोंट नो गाली में इसको कंसिडर करे या ना करे, बट हाँ जो चीज़ किसी काम की नहीं होती उसको निकम्मा बोला जाता है। तो वही बस यहाँ पे मकसद का कि जो भी आपके पास ब्लेंडर हो, ग्राइंडर हो या इस तरह से हैंड ब्लेंडर हो जो बहुत रफली सा काम करता हो ना, आप उससे साग को पीसें। इससे ना वो दरदरा सा इसके अंदर टेक्सचर आता है और बिल्कुल वही आपको टेस्ट मिलेगा जैसे कि हांडी में पहले घुटाई की जाती थी। हांडी का जो बेस होता है ना वो दरदरा होता है, तो जब घोटना उसमें लगता है तो साग बिल्कुल प्योरे नहीं होता है, वो दरदरा रहता है। तो इसी तरह से हैंड ब्लेंडर में जब आप इसको पीसते हैं या हैंड ब्लेंडर से पीसते हैं तो वही दरदरा सा टेक्सचर रहता है। या फिर आपकी कोई पुरानी सी मिक्सी हो जिसके ब्लेड्स अच्छे से काम ना कर रहे हों, आप उसमें जो है वो साग को पीसें। हैंड ब्लेंडर से आसानी इसलिए रहती है कि इसमें जो है आपको फिर इसको ठंडा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मिक्सी में कर रहे हैं, जार में डाल के कर रहे हैं, तो फिर आपको साग को पूरा ठंडा करना पड़ेगा, तब आप पीस सकते हैं। अदरवाइज़ अंदर फिर स्टीम बन जाती है और फटने के चांसेस होते हैं। खैर ये तो हुई पीसने वाली कहानी। अब यहाँ पे तड़के की तरफ आ जाते हैं। तो तड़के के लिए मैंने इक्वल क्वांटिटी में अदरक और लहसुन लिया है और इसको मैंने कूंडी में कूट लिया है। इसी तरह से कुटा हुआ आप इस्तेमाल करें, साग के तड़के में ऐसा ही जाता है और इसके अलावा और कुछ चीज़ नहीं जाएगी, जैसे कि प्याज हुआ या टमाटर हुई, वो कुछ भी नहीं जाएगा, बस अदरक और लहसुन यही इसके अंदर जाता है। तो अभी मैंने यहाँ पे अपना छोटा सा तड़का पैन चढ़ा दिया है और इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है। आप चाहें तो घी में भी तड़का लगा सकते हैं या फिर आप बटर में भी लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इक्वल ले रही हूँ, थोड़ा सा घीगली टेस्ट देने के लिए 1-1.5 चम्मच मैंने घी डाला है। जैसे ही ये चीज़ें गर्म हुई हैं उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा हींग ऐड कर दिया है। साग में हींग का जो टेस्ट है ना वो बड़ा मस्त आता है। इसके बाद 1 चम्मच इसमें जीरा डाला है और अब हम इसमें जो हमारा लहसुन और अदरक है ये हम ऐड कर देंगे और इसको हम भूनेंगे। फ्लेम जो है वो आप कम ही रखें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लहसुन पहले जल्दी भुन जाता है और अदरक आपका जो है वो कच्चा रह जाता है। तो आपको बहुत ही ध्यान से चलाते हुए इस तड़के को पकाना है, क्योंकि साग का जो पूरा टेस्ट है वो इस तड़के के ऊपर डिपेंड करता है कि ये किस तरीके से भुना हुआ है। तो आपको इसको जलाना नहीं है, ऐसे ही हल्का सा गोल्डन ब्राउन आपको करना है। और जब अदरक लहसुन अच्छे से भुन जाए उसके बाद इसमें बेसिक मसाले, मैं हल्दी ज़रूर डालती हूँ, इससे मुझे टेस्ट भी बेटर लगता है और साग का रंग भी अच्छा लगता है। तो हल्दी, धनिया और रेड चिली पाउडर मैंने डाला है। इसके बाद जो ये हमारा तड़का था ये हम साग के अंदर शामिल कर देंगे और प्रेशर कुकर के नीचे अब मैंने फ्लेम जो है वो भी ऑन कर दी है।
और यहाँ पे साग की जो क्वांटिटी है वो मुझे एग्जैक्टली पता है, तो अब मैंने इसके अंदर सॉल्ट ऐड करा है। सॉल्ट मैं हमेशा बाद में ही डालती हूँ, और साग एक ऐसी डिश है जिसमें अगर नमक थोड़ा सा भी तेज़ हो जाए ना तो वो बहुत खारापन सा आने लगता है। तो कम नमक का तो इलाज है, लेकिन ज़्यादा नमक का इलाज है नहीं, और ये मैं हमेशा ही कहती हूँ। तो कम नमक डालें। अच्छा, यहाँ पे जो है वो आप देख लें कि आपको कंसिस्टेंसी कैसी रखनी है। मक्की की रोटी के साथ हमें थिक सा साग पसंद आता है, और वैसे मुझे साग जो है ना वो चावल के साथ भी बहुत पसंद है, और कौन कौन चावल के साथ खाता है ये भी बताना। तो बस इसको मैंने मीडियम फ्लेम पे रख छोड़ा है, मिक्स करके थोड़ा सा साग को पकने देते हैं। और यहाँ पे हम मक्की का आटा बना लेते हैं। तो डो जो मैं बनाने वाली हूँ इसमें मैंने थोड़ा सा गेहूं का आटा लिया है। तो एक पार्ट मैंने गेहूं का आटा लिया है जिसकी हम नॉर्मल रोटी बनाते हैं डेली, और 3 पार्ट मैंने इसमें मक्की का आटा ऐड करा है। मैं प्योर मक्की के आटे की नहीं बना पाती हूँ, और ना ही मैं पानी हाथ पे लगा के रोटियाँ बना पाती हूँ, पर यह है कि ये मेरा अपना ही स्टाइल है, और मैं कोशिश करती हूँ कि जितना हो सके कम से कम गेहूं का आटा इसके अंदर इस्तेमाल करूँ, ताकि बिल्कुल वही मक्की की रोटी वाला ही इसके अंदर टेस्ट आए। बट वही है, मुझे थोड़ा सा ग्लूटेन चाहिए होता है इस रोटी को बनाने के लिए। बट जिन लोगों को आती है नॉर्मली बनानी सिर्फ मक्की के आटे की, हैट्स ऑफ टू देम। मेरी मदर इन लॉ बहुत मस्त बनाती हैं, बट अब तो बहुत टाइम हो गया उनके हाथ की मक्की की रोटी खाए हुए, बहुत साल हो गए हैं। जब भी मैं जाती हूँ कोशिश करती हूँ कि मैं ही उनको जो है वो बना के खिला दूँ खाने, और वो अच्छे से आराम करें। तो यहाँ पे मैंने गर्म पानी जो है वो इसके अंदर ऐड करा है, केटल में बॉईल कर लिया था, और अंदाजे से ही मैंने पानी डाला है। और आपको जो है ना थोड़ा सा इसको लूज सा ही बनाना है, ढीला सा मुलायम सा जो आटा होता है, क्योंकि मक्की का जो आटा होता है वो रख के थोड़ा सा फूलता भी है। अच्छा, मेरी मम्मी जब भी बनाती थी ये वाला, तो वो एक एक दो दो रोटी का आटा ताज़ा ताज़ा गर्म पानी डाल के बना के और हाथों से मसल के, और तब वो ताज़ी ताज़ी रोटी बनाती थी। बट मैं सारा आटा जो है वो एक साथ ही बना लेती हूँ, क्योंकि फिर वही बात कि मुझे वो पानी के हाथ की रोटी तो बनानी आती है नहीं। तो जिस तरह से मुझे ईजी लगता है मैं उस तरीके से कर लेती हूँ। तो आटा जो है वो मैंने ढक के रख दिया है, अभी वो पूरा तैयार नहीं हुआ है, अभी उसको मसलना बाकी है। बाकी साग जो है वो हमारा यहाँ पे तैयार हो गया, अच्छे से उबल गया है, और थिक सा साग, इस टाइम पे जो खुशबू आती है ना, दैट्स ऑसम। तो यहाँ पे हमारा जो आटा है वो पिछले 10 मिनट से रेस्ट कर रहा था। अब हम इसको जो है वो अच्छे से मसलेंगे। थोड़ा सा घी मैंने अपने हाथ पे लगाया है, और उसके बाद मैं उंगलियों से ही इसको पूरा मसलने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि इसकी जितनी भी कनी है वो अच्छे से दब जाए। बाकी ट्रेडिशनली जो है ना, बिल्कुल वो हाथ का जो नीचे वाला, हथेली का जो नीचे वाला हिस्सा होता है ना, उससे इसको मसल मसल के सॉफ्ट किया जाता है। बट मेरा एग्जैक्टली उसी जगह पे जो है वो ऑपरेशन हुआ है, और ये चीज़ भी मैंने कई बार बताई, इसलिए मैं वो कर नहीं पाती हूँ। बट हाथों से, ऊपर उंगलियों से जितना मुझसे हो पाता है मैं इसको अच्छे से नीड करके मुलायम कर लेती हूँ। तो आटा जो है हमारा रेडी हो गया, और आपको देखने से यहाँ पे अंदाज़ा लग रहा होगा कि ये कितना सॉफ्ट सा मैंने बनाया है। इतना सॉफ्ट आपको रखना है कि आपको बेलन की ज़रूरत ना पड़े। तो बस यहाँ पे रोटी बनाने के लिए मैंने तवा चढ़ा दिया है, चकला अपना निकाल लिया है, घी गर्म होने के लिए रख दिया है। तो रोटी बनाने के लिए जितने औजार मुझे चाहिए वो सारे के सारे तैयार हैं, और इसके बाद जो है वो मैं थाली परोसनी शुरू करूँगी, और फिर मैं रोटियाँ बनाऊँगी, ताकि बीच में फिर वो ड्राई फ्लावर का जो हाथ है वो चमचे पे ना लगे या किसी और चीज़ पे ना लगे। आई ऑलवेज़ डू दैट। आप लोग कैसे करते हैं? मैं जब भी रोटी बनानी शुरू करती हूँ ना, उससे पहले मैं थाली में सब्जी वगैरह सब कुछ डाल देती हूँ, ताकि फिर बाद में हाथ ना लगे, और ये मुझे ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है। तो थाली में साग डाल दिया है मैंने बोल में, और इसके बाद मैंने कस वाली जो सैलड है जो बहुत अच्छे से मैरिनेट हो गई है वो रख दी है। गुड़ के साथ इसको परोसना लाजमी है, नहीं तो ये थाली कंप्लीट नहीं होती है। और ऊपर से जो है वो ढेर सारा घी या ताज़ा मक्खन आपके पास हो तो आप वो साग में डाल दें। तो थाली हो गई है साहब की तैयार, और अब आ जाते हैं रोटी बनाने की तरफ। तो यहाँ पे बड़ा सा मैंने ये डो बॉल लिया है पेड़ा, और इसको मैं ड्राई फ्लावर में लपेटूंगी। ऐसे नहीं बना पाती हूँ कि बिना ड्राई फ्लावर के मैं बना लूँ। और इसके बाद जो है इसको हाथों से ही आपको फैलाना है,
जितना ड्राई फ्लावर आपको चाहिए आप उतना लगा सकते हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि कम से कम लगाऊं ताकि ये थोड़ी सी मॉइस्ट सी रोटी रहे और इसका जो टेस्ट है वो सूखा सूखा सा ना आए, वो गले में ना अटके। तो बिल्कुल हल्का सा आप डस्ट कर लें। बाकी अगर नहीं बन पा रही है या आटा बहुत ज़्यादा मुलायम हो गया है तो फिर आप ज़्यादा भी लगा सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पे मुझे किसी बेलन वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ी, हाथों से ही गोल गोल घुमा के मैंने ये रोटी जो है वो बना दी है। तवा जो है वो अच्छा खासा आपका गर्म होना चाहिए, तो वो अच्छे से गर्म था, मैंने मीडियम कर दिया था। एंड दिस इज़ बिहाइंड द सीन। ईवी जो है वो रसोई में ही रहेगी जब तक कि मैं कुछ काम करूँगी, उसको यहीं रहना है और सारा काम उसको करना है। उसको रोटी भी बनानी है, उसको सब्जी में जो है वो करछी भी चलानी है, एवरीथिंग, बर्तन भी करवाने हैं। तो ये तो इतनी बड़ी हेल्पर है मेरी कि पूछो ना। तो चलिए अभी रोटी की तरफ आ जाते हैं। तो नॉर्मली जैसे रोटी सेकते हैं बिल्कुल उसी तरीके से आपको इसको सेकना है। तवे के ऊपर भी आप इसको डायरेक्ट सेक सकते हैं और फ्लेम के ऊपर चाहें तो फ्लेम के ऊपर भी सेक सकते हैं, जैसे आपका मन करे। तो मैं मोस्टली जो है इसको तवे के ऊपर सेक लेती हूँ, लेकिन जो वो वो बर्निंग सा जो इफ़ेक्ट होता है जो चूल्हे की रोटी का आता है वो देने के लिए मैं इसको थोड़ा सा फ्लेम के ऊपर भी डालूँगी, उससे वो कहीं कहीं स्पॉट आ जाते हैं। तो रोटी हमारी बिल्कुल अच्छे से यहाँ पे सिक गई है। आप चाहें तो बस ऐसे ही घी लगा के इसको परोस दें, बट वो थोड़ा सा चूल्हे वाला इफ़ेक्ट देने के लिए मैंने इसको थोड़ी देर फ्लेम पे डाला है और बहुत ही अच्छी हमारी मक्की की रोटी तैयार हुई है। अच्छा, ये मैंने रिकॉर्ड करी थी, ये पूरी नहीं फूली थी, और इसके अलावा मैंने जितनी रोटियां बनाई जो मैंने रिकॉर्ड नहीं करी वो सारी की सारी फूली। तो ऐसा आपके साथ भी होता है क्या कि पहली रोटी जो है वो कई बार नहीं फूलती है और बाद की सारी फूलती हैं? या फिर जब आप अपने लिए कुछ बना रहे हो तो वो बहुत बढ़िया बनता है और जब आप किसी और को दिखा रहे होते हैं तो उस टाइम पे जो है वो चीज़ बढ़िया नहीं बनती है? तो मेरे साथ कई बार ऐसा हो जाता है। तो साहब को मैंने यहाँ पे खाना परोस दिया है और उन्होंने एक टुकड़ा मुझे भी खिला दिया है और यहाँ पे जो है वो बात करते करते साथ साथ जो है वो खाना एंजॉय किया जा रहा है। और ये डिश यहाँ पे ये सारी ही चीज़ें, ब्रोकली हुई, शलजम हुई या पालक हुआ, 12 महीने ही मिलता है, लेकिन सीज़न पे जो खाने का मज़ा है वो अलग ही है। गाजर 12 महीने मिलती है, लेकिन इन दिनों जो गाजर का हलवा खाने का मज़ा है वो गर्मियों में नहीं आता है। तो खाना पीना हुआ हमारा और मक्के की रोटी जो है वो काफ़ी हैवी होती है, तो हमारा तो खैर शाम तक का काम हो गया था। शाम को सिर्फ मैंने और साहब ने तो थोड़ा थोड़ा दूध ही ले लिया था। बच्चों के लिए जो है वो मैंने खिचड़ी बना दी थी। और अभी जो आप ये क्लिप देख रहे हैं ये रात का काम होने के बाद की है। मॉरिसन से मैं ये कुछ जार्स लेकर आई थी और ये स्क्वायर शेप में है। सबसे बड़ी बात, इनका प्राइस बहुत बढ़िया था। ये जो बड़े वाले डिब्बे, इनका जो कैपेसिटी है वो 10 लीटर लिखी हुई थी, बट आई डोंट थिंक सो कि 10 लीटर इनके अंदर आता है, बट स्टिल दे आर क्वाइट बिग। और ये 4 पाउंड के थे। साथ ही मैं 2 छोटे भी लेकर आई हूँ, वो 2 पाउंड्स के थे। तो ये बहुत ही अच्छी मुझे डील लगी। और मेरा आटे और चावल के जो डब्बे हैं, आटे वाला तो खैर टूट ही रहा था, उसमें मैंने टेप लगाई हुई थी साइड में, और वो मैंने साथ ही लिए थे और मेरे ख्याल से कुछ 8-10 साल पुराने होंगे। प्लास्टिक के ही थे, टपरवेयर थे, अच्छी क्वालिटी के थे, बट स्टिल एक टाइम के बाद आपको चेंज करने ही होते हैं। ग्लास के डब्बों में मैं ये चीज़ जो है वो रखना प्रेफर नहीं करती, क्योंकि डेली ही हाथ लगता है, निकलती हैं बाहर और हैवी भी बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। और ना ही मुझे इतने बड़े साइज़ का कोई कांच का डब्बा मिल भी रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं ये ले लेती हूँ, अच्छी डील है ये। और स्टील के भी मुझे यहाँ पे नहीं मिले कि मैं स्टील वाला बड़ा सा डब्बा ले लूँ। तो खैर ये आ गए हैं और अभी आने वाले 6-7 साल जो हैं वो तो खैर ये मुझे सर्व करेंगे ही, क्योंकि क्वालिटी इनकी काफ़ी अच्छी है। तो एक में जो है मैंने आटा डाल दिया है और साहब भी इधर आ ही गए थे हेल्प कराने के लिए। और आटा का जो बैग था ना वो पूरा लेके हमने उड़ेला नहीं, क्योंकि ना फिर वो आटा उड़ता है और मुझे फिर वो खांसी की आजकल बड़ी दिक्कत हो रही है, तो इसीलिए वो एक एक कप करके ही हम जो है वो इसके अंदर डाल रहे थे। तो आटा हमने कर दिया है। इसके बाद जो चावल ऑलरेडी
ऑलरेडी थे बॉक्स में वो डाल दिए हैं, और ये वाला जो बैग ऑलरेडी खुला हुआ था इसी के ही चावल उस डब्बे में थे, और ये भी हमने डाल दिए हैं। और अद्वी जो है वो यहाँ पे आई देखने के लिए, बट उसको लगा कि मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ तो एकदम से पीछे हो गई, और उसकी देखा देखी सेम एक्शन जो है फिर ईवी ने किया, हालांकि वो यहीं मंडरा रही थी। तो खैर यहाँ पे आटा और चावल जो हैं वो दोनों हो गए हैं मेरे, और लिड अभी इनकी थोड़ी सी टाइट है, बट यूज़ करते करते सही हो ही जाएगी। जो आटे और चावल के मेरे पुराने डब्बे थे वो एक्चुअली 2-2 का सेट था, 2-2 डब्बे उनमें बड़े थे 5-5 लीटर वाले, और 2 ये छोटे थे। इनकी कैपेसिटी मुझे नहीं पता, आई थिंक 2.5-3 लीटर के होंगे ये। तो इनको भी मैं रिप्लेस कर रही हूँ, और ये मेरे एक्स्ट्रा पेंट्री में चले जाएंगे। एक डब्बा तो खैर अद्वी को चाहिए था अपने कुछ टॉयज़ वगैरह रखने के लिए, तो एक तो वो यूज़ करने वाली है और एक मैं एक्स्ट्रा ग्रोसरी के लिए यूज़ करूँगी। तो यहाँ पे मैंने जो चीज़ें हैं वो फ़िट कर दी हैं। बेसिकली इस वाले बॉक्स में सारे ही ड्राई फ्रूट्स गए हैं, और कुछ एक मसाले हैं जो अभी इंडियन शॉप से लेकर आए थे, जो बहुत ज़्यादा खुशबूदार नहीं है, तो इसीलिए मैंने ड्राई फ्रूट के साथ रख दिए थे, और पैक्ड हैं। ओपन होते वो मसाले तो मैं कैसे भी ना रखती ड्राई फ्रूट के साथ, नहीं तो फिर वो उसके अंदर खुशबू रम जाती है। और एक जो ये वाला डब्बा है इसके अंदर मैंने रख दिए ये डिफरेंट जो हमारे मल्टीग्रेन आटे होते हैं। ज्वार का है, इसमें रागी का है, चावल का है, और कोशिश करी थी इसके अंदर एक जो ये सूजी वाला पैकेट है ये भी मैं फंसा दूं, जैसे तैसे किया, बट हाँ हो गया, क्योंकि इनकी जो लिड है ना वो ऊपर को उभरी हुई सी है, तो मुझे लग रहा था पता नहीं आए ना आए, बट हाँ खैर ये आ गया था। और ये देखने में सारे के सारे बॉक्सेस ना बड़े अच्छे लग रहे थे, और ये हैंडल के साथ हैं तो और भी ज़्यादा क्यूट लग रहे थे। तो बस अभी पेंट्री को जो है वो क्लीन करते हैं, और इसके बाद जो हमारे नए डिब्बे हैं वो इसके अंदर ऑर्गेनाइज करके रखते हैं। तो आपको कैसे लगे मेरे ये नए जार, मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना। एक घर को घर बनाने की जो जर्नी है वो एक दिन में कंप्लीट नहीं होती है, बहुत टाइम लग जाता है। इतने सालों बाद मैंने ये डिब्बे चेंज करे हैं, और पिछले 6 साल से तो मेरी ये जर्नी आप भी देख रहे हैं। तो धीरे धीरे करके मैं बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो घर में चेंज करती जा रही हूँ, और जो खुशी सुकून होता है ना वो एक अलग ही लेवल का रहता है। तो अभी मैं आपको अपनी पूरी पेंट्री का भी लुक दिखाने वाली हूँ। इससे पहले कुछ एक और स्नैक थे जो इंडियन शॉप से आए थे, कुछ एक चीज़ें मैंने लगा दी थी, कुछ एक चीज़ें रह गई थी, क्योंकि ये एक साथ लग के बहुत काम हो नहीं पाता है। और आज तो वैसे भी मैंने साग और मक्की की रोटी बनाई थी, और उसके बाद पेट भी बहुत भरा हुआ था और पैर भी बहुत ज़्यादा दुख गए थे इतनी देर तक किचन में खड़े रहने में। पहले मैं कितनी देर खड़ी रहती थी, लेकिन जो ये वीकनेस है ना ये सच में जान निकाल रही है, बहुत ज़्यादा देर तक खड़ा नहीं हुआ जाता है। तो ये पार्ले जी का बड़ा पैकेट था, इसको मैंने एक बॉक्स में करके रख दिया है। और पेंट्री में जो है सबसे ऊपर वाला जो शेल्फ है उसमें मैं मोस्टली इस तरह के स्नैक्स रखती हूँ। छोटे छोटे जार्स भी हैं, जैसे किसी में मिश्री है, एक में गोंद कटीरा है, एक में जो है वो बेल कैंडी वगैरह है, तो इस तरह की चीज़ें रखती हूँ। तो पीछे जगह थी उसमें, तो उधर मैंने उस बॉक्स में रख दिया है। और ये बॉक्स अभी साफ़ करके ही रखा था। मोस्टली इसमें जो है वो इस तरह के छोटे पैकेट बिस्किट के ही मैं रखती हूँ। जैसे घर में कोई गेस्ट भी आता है तो मैं हमेशा नया पैकेट ही खोलती हूँ, तो उनके लिए मैं ये छोटे छोटे पैकेट्स ला के रखती हूँ, जैसे कि गुड डे हो गया या फिर क्रैक जैक हो गया, कुछ भी इस तरह के जो छोटे पैकेट में आते हैं, क्योंकि डेली में तो घर में हाथ लगते ही रहते हैं, तो जब गेस्ट आते हैं तो उनके लिए फिर मैं नया ही खोलती हूँ। तो कुछ ऐसी लग रही है मेरी पेंट्री। कुछ एक जार इसमें रिसाइकल्ड है, कुछ एक खरीदे हुए हैं, और देख के जो है वो बहुत बढ़िया लगती है। यहाँ तक मैंने ये क्लिप
रिकॉर्ड करी, इसके बाद सोचा नीचे का पूरा पोर्शन दिखाऊंगी, बट इतने में ही हमारी ईवी मैडम आके एक सीरियल का बॉक्स ले गई, तो अभी ये बीच में आपको एम्प्टी दिखेगा, वो ऑरेंज बॉक्स के नीचे वाला। बट ओवरऑल दिस पेंट्री इज़ लुकिंग क्वाइट गुड। और आपके क्या कहने हैं इस बारे में मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। और यहाँ पे हो रही है मेरी और ईवी की लड़ाई। ये लड़की जो है आफत की पुड़िया है, पूरा फुल ऑन एंटरटेनमेंट हमारे घर में चलता है इसके साथ। तो अभी ये ब्रोकली उठा के लेकर आई है, उसको ब्रोकली खानी है। सोने का टाइम हो रहा है, कुछ 8 सवा 8 बज रहे होंगे, और उसको ब्रोकली खानी है, और वो भी कच्ची। मैं उसको बोल रही हूँ कि अगर खानी ही है चलो मैं स्टीम कर दूँ, बट नो, उसको पूरा ये फूल जो है वो आइसक्रीम की तरह ही उठा के खाना है। तो कई बार इसको समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बहुत टाइम लग जाता है मुझे। तो खैर हमारी तो लड़ाई ये चलती ही रहेगी, बट इसके साथ हम वीडियो के एंड पे भी आ गए हैं। कैसी लगी आपको आज की ये वीडियो बताना ज़रूर, और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड बाय बाय।